थैंक यू JNU एकेडमिक एंड सुप्रियो मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। इस बुक के बारे में पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि सर अपनी क्लासेस में हर बार कहा करते थे कि सबसे मुश्किल काम है सोचना, और जब आप इस बुक को कवर टू कवर पढ़ लेंगे तब आपको ये लगेगा कि आप चाहें या ना चाहें हर अध्याय में और शुरू से आखिरी तक दिस बुक विल फोर्स यू टू थिंक in one way or the other. This book will force you to think. तो मुझे लगता है कि ये किसी भी ऑथर के लिए बहुत एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट है अगर वो अपने काम से किसी को भी सोचने के लिए मजबूर कर पा रहे हैं तो। एंड आई थिंक सर ने जितने भी प्रश्नों के साथ वो जूझते रहे हैं पिछले 5 से 6 सालों में, जब से हम लोग देख रहे हैं, वो मॉडर्निटी के सवाल हों, लिबरेशन के सवाल हों, रिलीजन और पॉलिटिक्स के कनेक्शन के सवाल हों, सभी के बारे में इस बुक में कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगी एक रियलाइजेशन की तरह जो किताब में कही गई है, बस उसी का थोड़ा विस्तार करते हुए, और 3-4 कुछ मेरे प्रश्न हैं कुछ बेहतर समझदारी डेवलप करने के लिए किताब पर। पश्चिमी दर्शन में जब हम ज्ञान को देखते हैं, जिस तरह ज्ञान को देखा गया है, तो कुछ पैमानों पे ज्ञान को ज्ञान मानने के लिए उसे कुछ पैमाने हैं जिसमें उनको नापा जाता है। तो ज्ञान क्या हो, सार्वभौमिक हो, यूनिवर्सल हो, धर्मनिरपेक्ष हो, सेक्युलर हो, इंडिपेंडेंट हो, जिन कंडीशंस में वो प्रोड्यूस हुआ है उससे इंडिपेंडेंट हो, और विशिष्ट हो, स्पेशलाइज्ड हो। तो अगर इन 4 पैरामीटर्स पे कोई ज्ञान खरा उतर रहा है तो ये ज्ञान कहलाएगा। कुछ ऐसी मानसिकता सर्वव्यापी है, और ये मानसिकता मुझे लगता है कि पश्चिमी दर्शन से ही आ रही है, और ये भी एक तरह सर्वव्यापी माना जा रहा है इस बात को भी कि इस तरह का ज्ञान सृजन जो है वो सिर्फ पश्चिमी दर्शन ही कर पाया है आज तक। तो इसको थोड़ा सा कंटेस्ट करते हुए, सर की किताब से थोड़ा क्लू लेते हुए, मैं इसको कहना चाहूँगी कि अगर भारतीय ज्ञान परंपराओं में देखें या भारतीय दर्शन में भी देखें तो हम कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेसेस हमें अरण्यका में, ब्रह्मणा में या अन्वीक्षिकी में, अन्वीक्षिकी तो अपने आप में लॉजिकल प्रोसीजरल एक्सिजेंसीज को दिखाती है, जहाँ पे आप ज्ञान की प्रामाणिकता को जांच सकते हैं, मान्यता को जांच सकते हैं। तो ये जो एक मान्यता है कि पश्चिमी दर्शन के पास एपिस्टेमोलॉजिकल ट्रेसेस और हमारे पास नहीं है, वही बात है, हमारा नहीं, भारतीय दर्शन के पास नहीं है, इसको कंटेस्ट किया जा सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी, मनुष्य के स्वभाव को लेके जिस तरह से सर ने एक थ्योराइजेशन दिया है इस किताब में, मुझे लगता है बहुत विस्तार से मनुष्य के स्वभाव पे बात की गई है, और उसी के बारे में सोचते हुए कुछ ऑथर्स को मैं रेफर करना चाहूँगी, ब्रैड ग्रेगरी, जॉर्ज मक्सीडी और G.L. एल्टन। ये लोग, मैकिंटायर ऑब्वियसली, एरिस्टोटल, मैकिंटायर, कुछ और पहले के हो गए, इन लोगों ने मोरालिटी और वर्च्यूज के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। इसी विषय में मैं कहना चाहूँगी कि रिलीजन हमेशा से मोरालिटी का बेसिस रहा है, स्रोत रहा है, जहाँ वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी ने और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने रिलीजन में अपनी मोरालिटी को ढूंढा है बहुत लंबे समय तक। रिफॉर्मेशन खत्म होते होते नेशन स्टेट का उदय हुआ, नागरिकों को कुछ अधिकार दे दिए गए, कुछ ड्यूटीज दे दी गई, लेकिन और उसी समय में ये भी हो रहा है रिफॉर्मेशन के कुछ आखिरी समय में, कुछ आखिरी सेंचुरीज में, कि रिलीजन की जड़ें भी कमजोर हो रही है समाज पे। तो अब रिलीजन एज अ सोर्स ऑफ मोरालिटी खत्म हो गया है, लेकिन राइट्स आ गए हैं, ड्यूटीज आ गए हैं। तो एक खाली सी जगह है जहाँ पे धर्म और अधर्म का सोर्स नहीं है बेस करने के लिए। लेकिन इस किताब से अगर आप मनुष्य के स्वभाव के बारे में पढ़ें और ये जाने कि धर्म को भारतीय चिंतन या भारतीय दर्शन के अंदर प्रकृति के नियमों की तरह देखा गया है, और मनुष्य के स्वभाव को उसकी जटिलता में देखा गया है, जहाँ वो 10 तत्वों से बना है, 4 पुरुषार्थ और 6 विकार, और उसमें भी ये संभावना है कि देश और काल में वो बदले जा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय चिंतन और दर्शन में मोरालिटी का सोर्स अभी भी ढूंढा जा सकता है अगर इस थ्योराइजेशन से हम जाएं। तो वो जो खाली जगह है रिलीजियस मोरालिटी, जहाँ पे पहले बेस होती थी, अब रिलीजन चला गया, मोरालिटी वहाँ बेस्ड नहीं है। तो पश्चिमी दर्शन में शायद मोरालिटी आप कहीं बेस नहीं कर सकते, लेकिन भारतीय दर्शन और चिंतन में अगर आप देखें तो धर्म की जो व्याख्या सर ने की है किताब में और मनुष्य के स्वभाव की जो की है, वहाँ से आपको मोरालिटी का कुछ एक परिभाषा मिल सकती है, एक सोर्स मिल सकता है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कई तरह के मेथड जो हम देखते हैं वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशन में, उसमें स्कॉलिस्टिक, मोनास्टिक, स्कॉलिस्टिक और ह्यूमैनिस्ट डोमिनेंट रहे हैं एक तरीके से।
लेकिन तीनों ही मुझे लगता है कि यथार्थ, क्योंकि यथार्थ की बात भी इस किताब में है कि किस तरह रियलिटी को देखा जाए और किस तरह डिफरेंट ट्रेडिशंस ने रियलिटी को देखा है। तो ये तीन ट्रेडिशंस बहुत डोमिनेट रहे हैं और फिर स्कॉलिस्टिक ट्रेडिशन से जो आज का नॉलेज है वो बहुत, आज का ज्ञान बहुत प्रभावित है। पर इन तीनों में एक चीज कॉमन रही है, एक तरह की समानता रही है कि ईश्वर को बहुत एक अखंड इकाई की तरह देखा, एक मोनोलिथिक गॉड की तरह देखा गया और ये देखा गया कि ईश्वर ही है सब ज्ञान सृजन का स्रोत है और ईश्वर की बनाई हुई दुनिया में आप ज्ञान ढूंढ रहे हैं। Whereas अगर आप थोड़ा इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को उस तरह देखें जैसा किताब में बताया गया है, तो धर्म को प्रकृति के नियमों की तरह देखा गया है। यहाँ आपको यथार्थ के ज्यादा करीब जाने की पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। वहाँ ईश्वर नॉलेज का सोर्स है, गॉड्स रिवेलेशन इज द नॉलेज इन ऑल दीज थ्री ट्रेडिशंस व्हिच वर वेरी डोमिनेंट ट्रेडिशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट टिल 16th सेंचुरी। जबकि यहाँ इंडियन ट्रेडिशन में, भारतीय ज्ञान चिंतन में धर्म को प्रकृति के नियमों की तरह देखा गया और इसलिए मुझे लगता है यथार्थ की समझ भारतीय दर्शन के, अगर हम नॉलेज ट्रेडिशंस को यूज करें तो यथार्थ की समझ ज्यादा बेहतर हम बना सकते हैं देन द वेस्टर्न नॉलेज ट्रेडिशंस। चौथी बात मैं कहना चाहूंगी कि समाज अध्ययन के बारे में जब सर ने बात की है तो बताया कि भारतीय समाज अध्ययन में किस तरह बहुत सारी असमानताएं हैं और उसी के अंदर एक तरह का डिवीजन ऑफ लेबर भी है। डिवीजन ऑफ लेबर इस तरीके से है कि कुछ लोग हैं जिनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपनी जाति विशेष के बारे में, अपने समूह विशेष के बारे में बात करेंगे और कुछ लोग अवधारणाओं के बारे में या फिलोसफिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसको लार्जर कंटेक्स्ट में अगर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि इसी तरह की असमानता पश्चिमी सभ्यता में या फिर पश्चिमी जो नॉलेज ट्रेडिशन है, वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है, इंडियन पॉलिटिकल फिलोसफी है, उनके बीच में जो शोधार्थी हैं वहाँ भी है कि ऐसा मान लिया जाता है कि जितने भी उत्तर औपनिवेशिक जो देश रहे हैं वहाँ से आने वाले जो शोधार्थी हैं वो नेटिव इन्फॉर्मेंट्स हैं। अगर आमिर अली सर का एनालिसिस यूज करें तो कि वो सिर्फ अपनी आर्थिक या अपनी अस्मिता से जुड़े प्रश्नों के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी आर्थिक या राजनीतिक समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन फिलोसफिकल नॉर्मेटिव क्वेश्चंस पे बात करने का और रिसर्च करने का जो अधिकार है वो एक तरह से सिर्फ कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स के पास ही है। तो ये असमानता भारतीय समाज अध्ययन में और यहाँ तो है ही, विश्वविद्यालयों में भी है, लेकिन लार्जर कंटेक्स्ट में देखिए तो ये ईस्ट और वेस्ट का बहुत बड़ा अंतर है, अभी तक भी है। अब 2-3 मेरे सवाल हैं सर से। पहला कि क्या हम इंडियन फिलोसफी को एक होमोजीनियस कैटेगरी की तरह देख रहे हैं? उसके बारे में सर पहले भी कुछ बोल चुके हैं, बट मुझे लगता है कि फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबली मुझे थोड़ी और समझदारी की जरूरत है इस पर। और या फिर हम किताब में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसे केंद्र बिंदु हैं जैसे पुरुषार्थ है, मानव स्वभाव के बारे में जो बात की गई है, विकार है, कुछ ऐसी बातें हैं जो भारतीय दर्शन में आप किसी भी ब्रांच को देख लें, सब जगह आपको कुछ समानताएं मिलेंगी और उन समानताओं को लेकर कुछ इंडियन फिलोसफी के बारे में किताब में बात हो रही है, उसको एज ए होमोजेनियस कैटेगरी नहीं देखा जा रहा है। दूसरी बात, मुझे कुछ इस चीज पे कुछ संदेह है कि जिस समय में और जिस तरह के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग रह रहे हैं वहाँ कितना संभव होगा हमारे लिए ये कहना कि हिंदू धर्म से भारतीय दर्शन को ना जोड़ा जाए। ऐसे समय में हम हैं जहाँ गांधी और अम्बेडकर को भी अप्रोप्रिएट करने के लिए तैयार है एस्टैब्लिशमेंट के लोग, तो ये कितना संभव है हम लोग के पास। तीसरा सवाल मेरे पास ये है कि एक लास्ट चैप्टर में सर नवउदारवाद और धार्मिक आंदोलनों के बारे में बात करते हैं, तो उसमें 3-4 बातें तो हैं कि क्यों अभी भी एक तरह से धर्म की वापसी हो रही है भारतीय समाज के अंदर और लोग इतना ज्यादा क्यों धर्म पे बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा धर्म में क्यों है, सांप्रदायिकता इतनी क्यों है। एक कारण ये हो सकता है कि एशिया में जिस तरह से धर्म का उदय हुआ, एक कारण ये हो सकता है कि उपभोक्तावादी मानसिकता है लोगों के अंदर, विकार बढ़ रहे हैं, लोगों को कुछ दे नीड अ रेस्क्यू, दे नीड एन एस्केप एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स रिलीजन। बट क्या इसके बियॉन्ड भी कुछ है? इज देयर समथिंग मोर टू इट? बिकॉज आई डू फील देयर इज समथिंग मोर टू इट बट आई कांट पुट माय फिंगर ऑन इट। मुझे ये नहीं पता कि क्या है और इसके आगे। तीसरी बात, लिबरेशन थियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया गया है कि कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन जो शोषण और असमानताओं को खत्म करने के लिए किए जाएं, जैसे लैटिन अमेरिका में किए गए। मुझे लगता है कि लैटिन अमेरिका में नेशनलिज्म को शायद उस तरह इंस्ट्रूमेंटलाइज नहीं किया गया जैसे भारतीय संदर्भ में किया जा रहा है। तो
इस बात की कितनी संभावना है कि अगर लिबरेशन थियोलॉजी जैसे कुछ धार्मिक आंदोलन अगर इस देश में आएंगे भी तो उनके सफल होने की क्या संभावनाएं हैं हमारे पास? थैंक यू।